नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टीचिंग होल्डर्स पे। आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की परिचर्चा करेंगे, जिसमें आज का हमारे लेक्चर का टॉपिक है युक्तायुक्त तर्क या लॉजिकल रीजनिंग, या आप युक्तियुक्त तर्क भी कह सकते हैं। तो आज इसके हम बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे तथा इससे संबंधित और भी कई जितने लेक्चर आवश्यक होंगे आपके पेपर ऑफ व्यू से, उतने लेक्चर देने की कोशिश की जाएगी। तो आइए हम सर्वप्रथम आज इसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तर्कवाक्य पहले तो कई प्रकार होते हैं। यहाँ हम 4 प्रमुख प्रकारों की बात करेंगे। वैसे अनेक आधारों पर इसके प्रकारों की परिचर्चा की गई है, लेकिन यहाँ हम इन सिर्फ मुख्यतः 4 प्रकारों की चर्चा करेंगे। जैसे पहला, एक प्रकार का तर्कवाक्य, जिसे हम दूसरे रूप में सर्वव्यापी सकारात्मक, इसके उदाहरण के लिए रूप में अगर सभी के साथ पॉजिटिव वर्ड हो, यानी सभी के साथ है लगा हो, तो वह एक प्रकार का तर्कवाक्य होगा, यानी सर्वव्यापी सकारात्मक तर्कवाक्य होगा। वहीं इस प्रकार का तर्कवाक्य अगर किसी के साथ कोई नहीं लगा हो, तो वह इस प्रकार का तर्कवाक्य होगा, जिसे हम सर्वव्यापी नकारात्मक तर्कवाक्य के रूप में जानते हैं। यानी इस प्रकार का तर्कवाक्य जिसे सर्वव्यापी सकारात्मक कहते हैं, जो अगर किसी प्रीमाइस के साथ यानी कथन के साथ कोई नहीं लगा हो, तो वह ई प्रकार का तर्कवाक्य होता है। दूसरा तर्कवाक्य जिसे हम आई प्रकार का तर्कवाक्य के रूप में जानते हैं, अगर जिसे हम अंशव्यापी सकारात्मक यानी कुछ के साथ है लगा हो, तो उसे हम अंशव्यापी सकारात्मक यानी पर्टिकुलर पॉजिटिव प्रीमाइस के रूप में जानते हैं, जिसे दूसरे रूपों में आई प्रकार का तर्कवाक्य कहा जाता है। वहीं वो प्रकार का तर्कवाक्य जिसे हम अंशव्यापी नकारात्मक यानी पर्टिकुलर निगेटिव के रूप में जानते हैं, अगर कुछ के साथ नहीं लगा हो, तो वह तर्कवाक्य वो प्रकार का तर्कवाक्य यानी अंशव्यापी नकारात्मक तर्कवाक्य होगा। इसके उदाहरण के रूप में देखें तो बकरी भेड़ नहीं है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें न तो कोई लगा है और न ही कुछ लगा है। अगर ऐसा कोई भी प्रीमाइस यानी कथन आपके सामने आए, तो वह वो प्रकार का तर्कवाक्य होगा, यानी अंशव्यापी नकारात्मक तर्कवाक्य होगा। तो चलिए अब आगे हम इससे संबंधित कुछ शब्दावलियां जो महत्वपूर्ण हैं तथा आपके पेपर में कई बार पूछी जा चुकी हैं, तो अब हम युक्त तर्कवाक्यों के उपयुक्त होने वाली शब्दावलियों की चर्चा करेंगे। यहाँ पद यानी टर्म। सर्वप्रथम टर्म 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें उद्देश्य पद और दूसरा विधेय पद। उद्देश्य पद जिसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहें तो सब्जेक्ट टर्म, और दूसरे विधेय पद को अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कहें तो प्रेडिकेट टर्म होता है। सब्जेक्ट टर्म यानी उद्देश्य पद वह पद होता है जिसके विषय में कोई बात कही गई हो। तो यहाँ हम उदाहरण के रूप में श्याम बुद्धिमान है को लिए हैं। तो अगर आपको उद्देश्य पद बताना हो, तो यहाँ श्याम यानी जिसके विषय में कोई बात कही गई हो वह सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ श्याम आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। वहीं विधेय पद की बात करें तो यानी प्रेडिकेट टर्म की बात करें तो जो उस विषय की विशेषता बताता हो, यानी विषय आपका तो श्याम है, लेकिन इसकी विशेषता बुद्धिमत्ता की है, यानी श्याम बुद्धिमान है, तो यह प्रेडिकेट हो जाएगा। आगे चलें तो इन्हीं टर्म को 3 और रूपों में बांटा गया, जिसको हम मध्य पद यानी मिडिल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म के रूप में देखते हैं। तो मध्य पद
ऐसा वाक्य जो दिए गए प्रीमाइसेस यानी कथनों में सम्मिलित हो तथा जो एक दूसरे में संबंध स्थापित करते हों और जो निष्कर्ष में नहीं आती है। यह बात ध्यान रखिएगा। ऐसा वाक्य जो दिए गए दो या दो से अधिक कथनों यानी प्रीमाइस में संबंध स्थापित करता हो तथा जो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष में सम्मिलित न हो, उसे हम मध्य पद कहते हैं। जैसे यहाँ पुरुष और पुरुष दो प्रीमाइस में आया है, जिसे हम मध्य पद के रूप में देख सकते हैं। वहीं माइनर तथा मेजर टर्म की बात करें तो माइनर जिसे हम हिंदी भाषा में लघु पद और मेजर जिसे हम हिंदी भाषा में बृहद पद कहते हैं। तो लघु पद जो निष्कर्ष का सब्जेक्ट होता है, उसको हम ध्यान रहे कि निष्कर्ष का सब्जेक्ट यानी कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होगा उसे हम माइनर टर्म यानी लघु पद, और जो निष्कर्ष का प्रेडिकेट होगा उसे हम बृहद पद कहेंगे। तथा यह ऐसे टर्म हैं जो प्रीमाइस में नहीं आते हैं। यहाँ पी का मतलब प्रीमाइस है, यानी ये दो पद जो माइनर तथा मेजर टर्म प्रीमाइस में नहीं आएंगे, और मिडिल टर्म दो या दो से अधिक कथनों के प्रीमाइस में होगा लेकिन निष्कर्ष में नहीं। तो यह ध्यान रखिएगा। आगे हम मेजर तथा माइनर टर्म को और विस्तृत रूपों में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आपके लिए हम दूसरा PDF भी लेकर आए हैं, तो इस स्लाइड पर भी आप विशेष ध्यान दीजिए। आगे कुछ इसके तत्व भी होते हैं, जैसे ऑल गर्ल और ब्यूटीफुल। और गर्ल इज ब्यूटीफुल प्रेडिकेट यानी यह एक कथन है, यानी सभी लड़कियां सुंदर हैं। तो इसमें ऑल जो है वह क्वांटिफायर है, गर्ल यानी सब्जेक्ट, और आर हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कोपिला भी कहते हैं। यह सकारात्मक या नकारात्मक दोनों रूपों में हो सकता है। आगे बढ़ें तो यहाँ आपके सामने एक उदाहरण दिया गया है, जिससे हम मिडिल टर्म, माइनर टर्म तथा मेजर टर्म को और अच्छे तरह से स्पष्ट रूपों में समझ सकते हैं। मिडिल टर्म जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका कि यह कभी भी कंक्लूजन में नहीं आएगा। तो यहाँ मैन जो दो प्रीमाइस में संबंध स्थापित कर रहा है, उसे हम मिडिल टर्म कहेंगे। वहीं मेजर और माइनर तथा मेजर टर्म की बात करें तो यह दोनों कंक्लूजन में मिलते हैं। यहाँ पे कंक्लूजन में यानी निष्कर्ष में देखा जाए तो यहाँ की हमने आपको पहले ही बता दिया कि कंक्लूजन का सब्जेक्ट माइनर टर्म यानी अरिस्टोटल यहाँ पे सब्जेक्ट है, जिसको हम माइनर टर्म के रूप में देखते हैं। और इसके जस्ट पहले भी हमने आपको यह बताया था कि कंक्लूजन का प्रेडिकेट को मेजर टर्म के रूप में देखते हैं। तो यहाँ मेजर टर्म आपके लिए मोटर होगा। आगे चलें तो एक बात स्पष्ट है कि मेजर प्रीमाइस माइनर टर्म में आता है तथा माइनर प्रीमाइस मेजर टर्म में आता है। इसे भी आप सब ध्यान रखिएगा। तो यह आज इस लॉजिकल रीजनिंग के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर रहे, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो यह था आज का लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट। मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न या कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और अगर आप हमारे इस टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का नाम भी यही है, टीचिंग होल्डर्स, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।